प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों विद्या क्लासेस में। कैसे हैं सही बच्चों आप? उम्मीद करते हैं कि आप सही बच्चे घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। चलिए बच्चों, तो बच्चों आपको याद होगा बच्चों, हम जो पढ़ा रहे थे आपको यूनिट नंबर 4 पढ़ा रहे थे। उस यूनिट नंबर 4 में आपके याद होगा हमने बताया था कि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर की आती है। ठीक है, और ये यूनिट का नाम हमारा जाता है विद्युत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रतिवर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। ठीक है बच्चों, इसमें हम एक चैप्टर बच्चों पढ़ चुके थे। इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं हमारे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों जाता है चैप्टर नंबर 6 जाता है। ठीक है, हमने इस चैप्टर को 3 लेक्चर में बच्चों कंप्लीट किया था। आपको बताया था कि ये अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके लगभग लगभग 4 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और 4 मार्क्स आपके आएंगे सेकंड वाले चैप्टर से। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जाता है आपका चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसमें से भी आपका लगभग लगभग बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? तो प्रतिवर्ती धारा बच्चों आज हमारा चैप्टर होगा नया, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और यूनिट के अकॉर्डिंग हमारा जाएगा चैप्टर नंबर ये 2। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज प्रतिवर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। आइए चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों आज हमारा जो चैप्टर नंबर 7 चलने वाला है प्रतिवर्ती धारा, इसमें आज हमारा बच्चों लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में इससे डेरिवेशंस, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल, दोनों चीजें बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, तो प्रतिवर्ती बच्चों धारा है क्या, पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है इंट्रोडक्शन में इसका, जिसको हम हिंदी में यहाँ पर भूमिका कह देते हैं। ठीक है, तो जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी कुंडली, कुंडली यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं जिसमें आपका इस तरीके से एक लूप जा रहा हो या आपका एक आयताकार फ्रेम में जा रहा हो। ठीक है, इस तरह की कुंडली। ठीक है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष के परिधि घुमाया जाता है। जब घुमाया जाएगा तो बच्चों क्या होगा, तो उससे गुजरने वाली जो लाइनें होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं जो लाइनें गुजरती हैं वाली बच्चों आपकी, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका, ठीक है, इस तरीके से चुंबकीय घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, बल परिमाण व दिशा में समय के साथ आवर्त रूप में बदलता रहता है। ठीक है, क्योंकि जब उसको घुमाया जाएगा बच्चों तो वो आवर्ती रूप में बदलेगा ना, कि इस तरीके से रोटेट करेगा। मान लो हमारे पास में, जैसे हमारे पास में ये वाला हाथ है, तो जब इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा तो उसका एंगल चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे एंगल चेंज होगा तो यहाँ से गुजरने वाली जो संख्या होगी, मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास में ये लाइन इस समय इस हाथ से गुजर रही है। ठीक है, हमारे पास में जो मार्कर है ये से गुजर रहा है, लेकिन जब इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से तो अब देखिए यहाँ पर कि ये लाइन इसको क्रॉस टच ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है आपका, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है आपका B.A होता है। ठीक है, तो अगर आपका चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा ना, कि यानी कि एरिया कितना जा रहा है, उसका फॉर्मूला आपका जाता है B.A जाता है आपका यहाँ पे, जब उसको खोलते हैं तो चला जाता है BA cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस एरिया से गुजरने वाली संख्या पर फर्क पड़ता है कि संख्या तो कम होगी या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जब फाई बदल जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बदलता रहता है। यदि इस कुंडली के सिरों के बीच कोई वैद्युत परिपथ जोड़ दिया जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिमाण के परिपथ के सिरों के बीच एक वोल्टेज स्थापित कर देता है। ठीक है, यह वोल्टा भी प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुसार ही परिमाण व दिशा में समय के साथ बच्चों एक आवर्त रूप में बदलती रहती है। यह वोल्टा ही प्रत्यवर्ती वोल्टा ये वोल्टेज इसको कह देते हैं बच्चों, प्रत्यवर्ती वोल्टा या वोल्टेज है ना, जिसको हम यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिव वोल्टेज कहलाती है। प्रत्यवर्ती वोल्टा के कारण जो परिपथ में धारा उत्पन्न होगी या धारा बहेगी आपकी, उसको बोला जाएगा प्रतिवर्ती धारा। ठीक है बच्चों, कुंडली से जुड़े परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह भी परिमाण व दिशा, यानी कि परिमाण और दिशा उसके लगातार एक आवर्ती रूप में बदलती रहेगी एक समय के बाद, यानी कि एक निश्चित समय के बाद फिर से उसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है,
निरंतर समय के साथ आवर्त रूप में बदलती रहती है, ऐसी धारा को बच्चों ही, ऐसी धारा को ही प्रत्यवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ठीक है, बातें बच्चों आपके समझ में आ गई होंगी यहां तक। अगर यहां तक बच्चों आपके बातें समझ में आ गई हैं तो चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं इसमें। अगर हम आगे देखते हैं तो देखिए इसका डेरिवेशन निकाला जाएगा। तो यहां पर देखिए बच्चों कि अगर आपके सामने डेरिवेशन आ जाता है कि प्रत्यवर्ती वोल्टेज या प्रत्यवर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यवर्ती वोल्टेज के लिए जाए, प्रत्यवर्ती धारा के लिए जाए, या प्रेरित प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल के लिए आ जाए आपके, है ना, तो उसका डेरिवेशन बच्चों किस तरीके से किया जाएगा। हम यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेशन आपका कि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में नियत, है ना, नियत कोणीय वेग से घुमाने पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना, EMF जनरेट बाय रोटेटिंग ए कॉइल मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि जब एक नियत कोणीय वेग से गति कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो उस केस में वहां पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न आपका होगा। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आपका उत्पन्न वहां पर होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर अभी किस तरीके से है आपके पास में कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है। ठीक है, आपके पास में मान लेते हैं कि वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब उस केस में आपके पास में यहाँ पर कोई लूप इस तरीके से है। ठीक है, ये आपने लूप ले लिया यहाँ पे कि जो उसको रोटेट करवा रहा होगा। ठीक है, तो उसकी जो अक्ष होगी ये वाली, इस अक्ष में जब उसको घुमाया जाएगा तो उस केस में कितना बलागुण वहां पर काम करेगा। ठीक है, तो देखिए जब किसी कुंडली यानी कि एक आयताकार फ्रेम में होगी हमारी या वर्गाकार फ्रेम में होगी हमारी। ठीक है, जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में अक्ष के परिधि तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार चुंबकीय फ्लक्स बच्चों कैसे बदल रहा है, फाई बराबर जैसा भी आपको बताया था BA cos थीटा, एंगल चेंज हो रहा होगा ना, एरिया तो वही है, बी आपका बार बार चेंज हो जाएगा क्योंकि लाइनें देखे जाएंगे ना, तो बी बदल जाने से यहाँ पे सॉरी बी तो फिक्स रहेगा, एरिया डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि कितना एंगल आपका होगा उस केस में आपका फ्लक्स बदल जाएगा। जैसे ही फ्लक्स बदल जाएगा तो फैराडे के पहले नियम के अनुसार उस केस में वहां पर प्रेरित विद्युत बल भाग बल आपको उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो उसके फलस्वरूप कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भाग बल आपका उत्पन्न हो जाएगा। अतः कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के चूंकि बायां हाथ तो बताता है बल की दिशा और दायां हाथ बताता है बच्चों प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, कि हाथ के नियम के अनुसार होती है। ठीक है, अब देख लिया बच्चों आगे, जैसे हमारे पास में आपको दिखाया कि हमारे पास में एक यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर एक मान लिया है कि आपके पास में एक लूप है। ठीक है, हमारे पास में क्या आया था, अगर यहाँ पे जैसे लूप है हमारे, अगर हम इसमें नाम दे यहाँ पर तो नाम दे सकते हैं बच्चों यहाँ पे ए, है ना, BCD नाम दे सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जब ABCD को घुमाया जाएगा। वैसे इसमें हमने दिखा रखा है यहाँ पे दो कोने इसके प्योर क्यूब के रूप में दिखा रखा है। ठीक है, तो सूत्र का निगमन देख लीजिए बच्चों, इसमें सूत्र क्या निकल कर आपका आएगा कि मान लीजिए माना, ठीक है, एक कुंडली के तल का क्षेत्रफल A, एरिया जो बच जाएगा बच्चों A जाएगा, तथा इसमें तारों के फेरों की जो संख्या जाती है बच्चों आपकी, वो मान लेते हैं कि N फेरे होंगे इसमें। ठीक है, N फेरे हैं, तो इस कुंडली को एक नियत कोणीय वेग घूमेगा, जैसे हमने चित्र में दिखा रखा है। चित्र नंबर आपका 3.A है ना, चित्र 3 जा रहा है आपका। और पहला जो डायग्राम है कि भांति एक ऊर्ध्वाधर अक्ष y डैश, यानी कि आप देख रहे हैं y यहाँ पर है, y डैश आपका ये वाला है, y ये वाला हो गया, y डैश आपके पास में ये वाला हो गया। ठीक है, अक्ष के परिधि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में दक्षिणावर्त घुमाया जा रहा है। तो जब उसको घुमाया जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा बच्चों, तो इस केस में यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा। ठीक है, तो माना किसी क्षण कुंडली के तल पर खींचा गया विलंब, अर्थात कुंडली का अक्ष, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं चित्र में, ठीक है, अभिलंब चित्र में दिखा रखा है 3.3B में। ठीक है, B की दिशा
देख पा रहे हैं यहाँ पर बी की दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है। तो इस क्षण चुंबकीय क्षेत्र बी का कुंडली के तल का लंबवत घटक जो जाएगा आपका, वो जाएगा बी कॉस थीटा होगा। तो इस केस में उस तल से गुजरने वाला जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो कुंडली के तल से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा आपका फाई बराबर बी डॉट ए हो जाएगा। अब इसको खोला जाए फॉर्मूले से अगर आपका, तो जाएगा आपका बी ए कॉस थीटा चला जाएगा। ठीक है। और आप बच्चों जानते होंगे, क्योंकि हमने बताया था कि ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, है ना। तो ओमेगा बराबर आपका होता है कोणीय विस्थापन बटे कोण समय अंतराल, है ना। तो यहां से अगर देखा जाए एक तरीके से, तो ओमेगा बराबर हम ले सकते हैं थीटा अपॉन में टी, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आपको ओमेगा टी। तो यहां से थीटा की जगह क्या रखा जाएगा बच्चों? ओमेगा टी। तो देखिए बच्चों कितना जाएगा आपका बी ए कॉस ओमेगा टी चला जाएगा। ठीक है। फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी चला जाएगा। अब इसका क्या करेंगे बच्चों? दोनों पक्षों का टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या करना है आपको? अवकलन करना है। ठीक है। तो देखिए बच्चों अवकलन जब करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ई के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो जैसे बच्चों अवकलन किया जाएगा तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका? देखिए यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी बराबर आपका जाएगा बी ए डी अपॉन डी टी, क्योंकि टी लग रहा है कोस में तो केवल कोस का करा जाएगा, है ना, कोस ओमेगा टी। तो जब इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आपका बन जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी का जाएगा बच्चों माइनस के साइन ओमेगा टी, और फिर आपका होगा ओमेगा टी का, तो ओमेगा टी का आएगा केवल ओमेगा। ठीक है। तो यहां से आपका बन जाएगा बच्चों डी फाई अपॉन डी टी बराबर माइनस के बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। ये बन जाएगा। अगर आपके यहां तक बात बच्चों समझ में आ गई है तो आपको ये बताना होगा कि इस कुंडली में आपको ये बताना होगा बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो माना जैसे आपने लिखा है स्टार्टिंग में, कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो जाएगा बच्चों? स्मॉल ई बराबर माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी, है ना। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है एन फेरों की संख्या जाएगी। ठीक है। अब यहां से अगर आप देख पाए बच्चों ये वाला, तो यहां से इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे, डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे यहाँ पर। ठीक है। तो उसको अगर समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं मैं यहाँ पे बच्चों, अगर से समीकरण नंबर 1 मान लू मैं यहाँ पर, तो मैं क्या कह दूं यहाँ पर कि समीकरण 1 से मान रखने पर, तो जैसे ही मान रखा जाएगा ई बराबर माइनस के एन, यहाँ पे आपकी वैल्यू रखी जाएगी माइनस के बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। बात समझ में आ गई। अब माइनस माइनस आपका बच्चों प्लस बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा ई बराबर एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब इसकी जगह बच्चों, इसकी जगह हम लिख लेंगे यहाँ पे स्मॉल ई नॉट। तो ई बराबर आपका जाएगा यहाँ पे ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है। आप बता देंगे जहां ई नॉट बराबर का जाएगा एन ए बी ओमेगा, जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान या शिखर मान
मान, यानी कि अधिकतम मान बोलते हैं इसको बच्चों। ठीक है, तो यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि जब इसको घुमाया जाएगा तो कितने एंगल से हमारा कितनी इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, किस एंगल से बच्चों इसकी कितनी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, अभी हमारे पास में फॉर्मूला निकल कर आ गया था यहाँ पे, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी आ गया था। ऐसे इक्वेशन नंबर अगर मैं यहाँ पे 2 मान लूं, चूंकि इक्वेशन नंबर 1 मैं पहले मान चुका हूं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ओमेगा टी क्या था यहाँ पर आपका, थीटा था। ठीक है, तो जब यहाँ तक अगर आपके बात समझ में आ रही है, ठीक है, अगर यहाँ तक बच्चों आपके बात समझ में आ रही है तो उस केस में अगर यहाँ पे देख लेते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाता है, तो अगर हमारे पास में कोई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं अगर, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सिस अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि हमने एक्सिस यहाँ पे कोई ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब अगर एक्सिस ड्रॉ कर लिया आपने तो इन एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं यहाँ पे बच्चों, तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं वैल्यू कितनी बन जाती है हमारी। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास में लाइन जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर प्लस में चली जाएगी, नीचे माइनस में वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आपको ओमेगा टी आगे की तरफ बढ़ रहा होगा कि कितना एंगल से जा रहा है आपकी वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये बताना होता है यहाँ पे कि जो आप देख पा रहे होंगे लाइन की कब मैक्सिमम होगा, कब आपका न्यूनतम होगा, कब आपका मिनिमम होगा। ठीक है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे हम इसको रोटेट करवाते हैं 360 डिग्री पे घुमाने पे एक चक्कर पूरा हो जाएगा हमारा। तो अगर आप पहले मान के चल लेते हैं यहाँ पे कि थीटा इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे ओमेगा टी लेके चलते हैं कि 0 डिग्री होगा, तो उस केस में आप जानते होंगे बच्चों कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 जाती है, तो उस केस में आपका ई चला जाएगा 0। इसलिए अगर आप ध्यान दें यहाँ पे बच्चों, तो इस पॉइंट पर जब एंगल 0 डिग्री था तो उस केस में यहाँ पर लाइन आपकी ये वाली आती है। ठीक है, दूसरा, जब आपका थीटा इज इक्वल टू, ये पहली स्थिति हो जाती है आपकी। दूसरी स्थिति में जब थीटा इज इक्वल टू आपको ओमेगा टी इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो जाता है, तो आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। उस केस में आपकी वैल्यू निकल जाएगी ई नॉट, यानी कि मैक्सिमम निकल कर आएगा। ठीक है, फिर ध्यान देंगे सी बराबर थीटा बराबर अगर आप ले लें ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप जानते होंगे साइन 180 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है, फिर से ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट में अगर देखते हैं थीटा इज इक्वल टू आपका चला जाता है ओमेगा टी इज इक्वल टू 270, है ना, तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू हो जाती है आपकी -1, तो उस केस में ही चला जाएगा -ई नॉट, है ना, ये 0 हो जाएगा। ठीक, और डी वाले पार्ट, ई वाले पार्ट में अगर आप देख लेते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अगर आपका ओमेगा टी इज इक्वल टू आपका बच्चों 360 डिग्री आ जाता है, तो आप जानते होंगे साइन 360 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0, तो उस केस में ई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर यहाँ पर बच्चों देखा जाता है तो आप देख पा रहे होंगे कि जब इसको रोटेट कर रहे हैं तो किस तरीके से एबीसी को घुमाया जा रहा है। यहाँ पर प्रॉपर आपको डायग्राम दिखा रखा है कि जब ये लंबवत यहाँ रहा होगा तो उस केस में 0 रहा होगा, तो जब इस तरीके से हो गया 90 डिग्री घुमाया तो वैल्यू आपकी मैक्सिमम यहाँ पे जाती है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका किस तरीके जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है आपका पॉइंट पे इस वाले पे। ठीक है, तो मैक्सिमम जाने के लिए आपको इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू जाती है ना, मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है ना यहाँ पर, ये देख पा रहे होंगे। तो ये जो वैल्यू आपकी है वो ई नॉट है। ठीक है, फिर जैसे 180 डिग्री पर आया तो फिर से 0 हो जाता है। ठीक है, अब 0 हो जाने के बाद में अगर आप देख पा रहे होंगे 270 पे नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वैल्यू नीचे माइनस में जा रही है। ठीक, फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पे 360 पे कितना हो जाएगा 0, तो फिर से यहाँ पर ये इस तरीके से आपका ये एंगल आता चला जाता है।
यानी कि ये जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है बच्चों, ये जो वैल्यू निकल कर आई है आपकी ये वाली, इसको यहां पर बोला जाएगा ई नोट, जिसको यहां पर कहा जाएगा शिखर मान। शिखर मान, या हम यहां पर कह सकते हैं बच्चों इसका ये अधिकतम मान होगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू चली जाएगी माइनस में, माइनस ई नोट। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके बच्चों? ये 0 डिग्री पर हो गया, ये 90 डिग्री पर हो गया, ये 180 डिग्री पर हो गया, ये 270 डिग्री पर हो गया, 360 डिग्री पर हो गया। इस तरीके से बच्चों आपका ये वाला ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक बच्चों आपकी बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर बच्चों निकाल लेते हैं हम कि प्रतिवर्ती वोल्टेज और प्रतिवर्ती धारा की जो समीकरण बनेंगी वो किस प्रकार बनेंगी बच्चों, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिवर्ती धारा की, प्रतिवर्ती वोल्टेज के समीकरण के लिए, तो वो भी सेम जो हमारा उत्पन्न हुआ था ना बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसी के अनुसार यहां पर होती हैं। ठीक है, तो ध्यान दें यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, ये प्रतिवर्ती वोल्टेज, ये वाला जो आपका हेडिंग होगा यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, और यहां पर आपका निकल कर आएगा प्रतिवर्ती धारा, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये वाला हेडिंग प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे कि जैसे कह रहा है कि अतः ऐसी वोल्टता को जिसके परिमाण व दिशा के साथ आवर्त पीरियोडिक है ना रूप से बदलते रहे, अर्थात एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से उसकी पुनरावृत्ति उसी दिशा के अकॉर्डिंग हो, है ना, पश्चात जिसकी उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यवर्ती वोल्टता कहते हैं। प्रत्यवर्ती वोल्टता कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इसकी जो इक्वेशन जाएगी बच्चों वो जाएगी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, चूंकि आपकी प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो समीकरण निकल कर आई थी बच्चों, वो कौन सी निकल कर आई थी? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वाली निकल कर आई थी, है ना। तो प्रत्यवर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल के समीकरण यानी कि E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी के अनुरूप ही किसी क्षण स्मॉल टी पर प्रत्यवर्ती वोल्टेज V निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, जो यहां पर आपका V नोट जो है बच्चों आपका वो क्या होगा? शिखर मान। शिखर मान, ठीक है, यानी कि प्रत्यवर्ती वोल्टेज में V नोट होगा आपका प्रत्यवर्ती वोल्टेज का शिखर मान, अधिकतम मान होगा। ठीक, तो बात समझ में आ चुकी होगी बच्चों आपके। अब उसी के अकॉर्डिंग देखकर देखते हैं यहाँ पे प्रत्यवर्ती धारा के समीकरण में क्या होगा। तो प्रत्यवर्ती वोल्टता V के कारण कुंडली से जुड़े परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह भी परिमाण व दिशा में निरंतर समय के साथ आवर्त रूप से बदलती रहती है। अर्थात यह कुंडली के पहले आधे चक्र में एक दिशा में, आधे चक्र में, आधा चक्र मतलब इस तरीके से बच्चों, जैसे अगर आपको याद आ रहा हो तो इस तरीके से जब ये रोटेट करती है तो पहले आधे चक्र में एक दिशा में जाती है, फिर दूसरे आधे चक्र में वो विपरीत दिशा में जा रही है ना। तो पहले आधे चक्र में एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्र में इसके विपरीत दिशा में होती है, तो शून्य हो जाती है, मतलब यहां पर आकर ना शून्य हो जाती है, वह अधिकतम मानों के बीच बदलती रहती है। ऐसी धारा को बच्चों क्या कहते हैं? प्रत्यवर्ती धारा। तो इसकी जो समीकरण जाएगी बच्चों प्रत्यवर्ती वोल्टेज के अनुरूप इसकी समीकरण होगी, यानी कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई होगी। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगी। ठीक है, जहां पर आपका जो I नॉट होगा वो क्या होगा? अधिकतम मान, है ना, प्रत्यवर्ती धारा का अधिकतम मान होगा, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? शिखर मान कहते हैं। शिखर मान कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात आपको बच्चों क्लियर हो गई होगी। तो हमारा यहाँ पे प्रत्यवर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया है, प्रत्यवर्ती वोल्टेज हो गई है बच्चों आपकी, प्रत्यवर्ती धारा हो गई है। ठीक है, तीनों की इक्वेशन लगभग एक जैसी होती है।
बस फर्क होता है स्मॉल ई स्मॉल वी और सॉरी कैपिटल वी, और यहाँ पर आई के बारे में फर्क होता है। ठीक, चलिए अगर यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई है तो अब आगे चल लेते हैं बच्चों यहाँ से। अब चूंकि प्रत्यवर्ती धारा हम जब पढ़ रहे होते हैं तो इसमें रिलेटिव कुछ हमारी डेफिनेशंस होती हैं जो बोर्ड के एग्जाम में आ जाती हैं, जिनसे रिलेटिव हमारे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल या वोल्टता कह दें या प्रत्यवर्ती धारा धारा कह दें, चूंकि तीनों की इक्वेशंस लगभग एक जैसी जाती है, तीनों के लास्ट में साइन जाता है, साइन के लिए जो आपका वक्र जाता है वो इस तरीके से जाता है ना, जिसको हम यहाँ पे ज्यावक्र बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारा जो पहला जाता है बच्चों आपका, है ना, शिखर मान कह दें या महत्तम मान कह दें अथवा आयाम कह दें। ठीक है, इसको हम यहाँ पर आयाम से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम मान क्या होगा, आपने मैक्सिमम वैल्यू जिस यानी कि जब उसको रोटेट करवाते हैं तो वो अधिकतम मान जिस पर तो पी की वैल्यू जो होती है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को यहाँ पर शिखर मान कहा जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की दो स्थितियों में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यवर्ती वोल्टता, ठीक है, या तो वोल्टेज हो जाए या प्रत्यवर्ती धारा के अधिकतम मान होते हैं। जैसे भी आपने देखा था ना कि अधिकतम मान ये वाला, कि जो मैक्सिमम वैल्यू ये वाली जा रही है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, अधिकतम मान होते हैं। इस अधिकतम मान को ही क्या बोलते हैं बच्चों, शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू या आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, प्रत्यवर्ती वोल्टता का शिखर मान हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, या तो वी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रत्येक धारा के शिखर मान को रिप्रेजेंट करते हैं आई नोट से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक बातें बच्चों आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है बच्चों, यानी कि एक चक्कर को पूरा करने में जो हम समय लगाते हैं, जो समय लेते हैं, उसको यहाँ पर बच्चों आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड, है ना। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर आपके पास में इस तरीके से एक साइकिल रोटेट करती है तो यहाँ से यहाँ तक की आधी साइकिल प्लस यहाँ वाली आधी साइकिल, तो ये इस साइकिल को उठाकर अगर यहाँ रख दें तो पूरी एक साइकिल घूम जाती है। ठीक है, तो हमारा आवर्तकाल क्या होगा कि टाइम पीरियड यानी कि प्रत्यवर्ती वोल्टता अथवा धारा अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेती है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं, यानी कि टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब आवर्तकाल के बारे में बात की जाती है बच्चों, तो आवर्तकाल होता क्या है, क्योंकि रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे, घूर्णन गति हो रही होगी। ठीक है, जब यहाँ पे घूर्णन गति आपकी हो रही है तो वैल्यू अगर निकाली जाती है तो क्या निकल कर आएगा आपका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे बच्चों, यानी कि हमारा एक तो आएगा कोणीय विस्थापन, तो टाइम पीरियड यानी कि टी बराबर आपका कोणीय विस्थापन बटे कोणीय चाल। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो कोणीय विस्थापन आपका एक चक्कर को पूरा करने में कितना घूम जाएगा, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, और कोणीय चाल कितनी जाती है बच्चों आपकी ओमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे प्रत्यवर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यवर्ती धारा का जो आवर्तकाल होगा कुंडली द्वारा एक सेकंड में चलेगी जो दूरी होगी आपकी, वो बन जाएगा फॉर्मूला आपका टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा बन जाएगा, और समय है चूंकि इसलिए समय का मात्रा क्या जाएगा बच्चों, सेकंड, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो तीसरा आपका जाता है यहाँ पे आवर्ती फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकंड में लगाए गए कंपनों की संख्या कहते हैं, चक्करों की संख्या कहते हैं, उसको यहाँ पर आवर्ती कहते हैं। ठीक है, प्रत्यवर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यवर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है उसे उसकी आवर्ती कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ फ्रीक्वेंसी आपका जाएगा एफ बराबर 1/t आ जाएगा। ठीक है, और अभी आप जानते हैं कि जो टी निकल कर आपका आया था, टी बराबर आपका आया था 2 पाई अपॉन में ओमेगा, तो जैसे इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो आपका बन जाएगा एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जो यूनिट बन जाएगी आपकी क्या बन जाएगी, सेकंड इनवर्स, या आपकी इसकी यूनिट बन जाएगी हर्ट्ज। ठीक है, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब चौथा देख लेते हैं आप यहाँ पे कला, यानी कि फेस यानी कि जो प्रत्यवर्ती वोल्टेज और प्रत्यवर्ती धारा जो होती है उसके बीच में कितने एंगल का डिफरेंस होता है, जितने एंगल का डिफरेंस यहाँ पर होगा बच्चों उसी को यहाँ पर कहा जाता है कला, यानी कि फेस। प्रत्यवर्ती वोल्टता की समीकरण V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, और प्रत्यवर्ती धारा के समीकरण
प्रतिवर्ती धारा के समीकरण I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी में साइन का कोणांक यानी कि ओमेगा टी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ओमेगा टी लिखा ना, ये वाला, ये जो लिखा ओमेगा टी प्रतिवर्ती वोल्टता अथवा प्रतिवर्ती धारा की कला को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कला को समय अथवा कोण द्वारा व्यक्त किया जाता है कि कितना एंगल से यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर जा रहा होगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे चल लेते हैं। ये आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। बोर्ड के एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा का माध्य या औसत मान, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बच्चों कैसे निकल जाएगी कि एक आधे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान कितना होता है, औसत मान कितना होता है, कि मीन वैल्यू कितनी निकल कर आती है। वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू बच्चों आपको याद रहनी चाहिए कि जो मीन वैल्यू निकल कर बच्चों आपकी निकल कर यहाँ पर आएगी वो निकल कर आती है 0.637 आई नॉट। लेकिन ये निकल कर कैसे आएगी ये भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, पहले आधे चक्र में ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरा आधे चक्र में सेम ये वैल्यू नेगेटिव होती है। जब पूरे चक्र के लिए वैल्यू निकाली जाती है औसत मान कितना होगा, तो पूरे चक्र के लिए मान निकल कर आता है 0। ठीक है, तो देखिए प्रतिवर्ती वोल्टता अर्थात इसके संगत प्रतिवर्ती धारा पूरे एक चक्र के अंतर्गत, पूरे चक्र में है ना, पूरे एक चक्र के अंतर्गत पहले आधे चक्र में एक दिशा में तथा शेष आधे चक्र में विपरीत दिशा में, यानी कि दूसरे में नीचे की तरफ जाएगी ना, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो पहले ऊपर जा रही पॉजिटिव वे में, दूसरे में जा रही नेगेटिव वे में। ठीक है, तथा शेष आधे चक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर अधिकतम मान को प्राप्त करती है। दोनों आधे भागों में परिवर्तन समय समान होता है, अतः पूरे एक चक्र के लिए प्रतिवर्ती वोल्टता तथा प्रतिवर्ती धारा दोनों का मान, वोल्टता कह दो, धारा का मान क्या है, तो क्या होता है बच्चों 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है पार्ट, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि प्रतिवर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये याद रहेगा बच्चों आपके। चलिए अगर यहां तक हो गया तो आगे देखिए, परंतु किसी आधे चक्र के लिए इसका औसत मान 0 नहीं होता, जो मैंने अभी आपको बता दें कि वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो प्रतिवर्ती धारा के पहले आधे चक्र के लिए इसका औसत मान या माध्य मान निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, यानी कि इसको निकाला जाएगा। तो देखिए आई एम इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है 0 to t/2, इसकी लिमिट जाती है नीचे जाएगा t/2। ठीक है, तो अगर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू देखिए क्या बन जाती है आपकी। तो यहां से जैसे भी आपका निकल कर आ गया कि आई एम इज इक्वल टू 1/t/2 इंटीग्रेशन 0 to t/2, ठीक है, आई dt। ठीक है, यही आया था, देखो आपके यहां पर आपका यही निकल के आया हुआ है। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो जो आपकी आई की वैल्यू थी, आई बराबर क्या रखा जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी रखा जाएगा यहां पर इस आई की जगह। ठीक है, तो जैसी वैल्यू रख लेते हैं बच्चों, तो हमारी वैल्यू देखिए क्या बन जाती है, आई एम बराबर, दूसरा टी का मान भी देख लीजिए, टी बराबर क्या था आपका 2 में ओमेगा था। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम बच्चों बाद में रख लेंगे। तो फिलहाल देखें 1/t/2 ठीक है, अब इंटीग्रेशन का साइन जाता है यहाँ पे t/2। ठीक, आई की वैल्यू जब रखेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी dt बन जाएगा। अब यहां से बच्चों एक तो t का मान लिख दीजिए आप, और एक आई नॉट को बच्चों बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए, तो जब वैल्यू यहां पे रखी जाएगी तो t की जगह रखेगा 2π/ओमेगा, नीचे आएगा 1/2, ये वाला जो 2 है आपका, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा आपका π/ओमेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे π/ओमेगा सीधा सीधा रख देता हूँ वैल्यू को। ठीक है, t/2 है ना, तो नीचे बच जाता है आपका π/ओमेगा, और यहां से आपका बाहर निकल कर आ जाता है आई नॉट, अंदर बच जाएगा आपका साइन ओमेगा dt। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सही कर लेते हैं बच्चों, तो वैल्यू बन जाती है आपकी
आई एम इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई, ओमेगा ऊपर चले जाएगा, इनटू में आई नॉट। ठीक है, यहां पर देखिए 0 टू पाई बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन डी टी का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जाता है बच्चों, वो क्या चला जाएगा, तो आई एम इज इक्वल टू आपका चला जाएगा ओमेगा अपॉन पाई आई नॉट, और यहां वैल्यू आपके जाएगी माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन में, फिर ओमेगा टी का होगा तो ओमेगा चला जाएगा नीचे, लिमिट चली जाएगी 0 टू पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा बच्चों निकल के आ जाएगा बाहर। ठीक है, जब ओमेगा बाहर निकल कर जाएगा तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप, आई एम इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई इंटू आई नॉट अपॉन ओमेगा बाहर आ गया। ठीक है, अंदर बच जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी 0 टू पाई बाय ओमेगा। अब यहां से अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। ठीक है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो अब आपका बच जाता है बच्चों यहां पे क्या बच जाता है बच्चों यहाँ पे आपका, आई एम इज इक्वल टू, ध्यान देंगे तो आई अपॉन पाई बचेगा, है ना, आई अपॉन पाई बचेगा, आई नॉट अपॉन पाई बचेगा, अंदर बचा था आपका माइनस के कॉस ओमेगा टी 0 टू पाई बाई अपॉन ओमेगा। फिर आप यहाँ पे लिमिट रखेंगे, है ना, पुटिंग द लिमिट, पहला अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो आई एम इज इक्वल टू यहाँ पे आई नॉट अपॉन पाई, पहले अपर लिमिट रखा जाएगा टी की जगह, तो आपका आएगा कॉस ओमेगा इंटू में पाई अपॉन ओमेगा, फिर माइनस अपने पास से लगा, माइनस ऑलरेडी इसके अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर रखा जाएगा कॉस 0 डिग्री, है ना, तो ओमेगा से ओमेगा गया, तो आई एम इज इक्वल टू आपका आ गया आई नॉट अपॉन पाई, और यहाँ पे रखेगा माइनस, और कॉस पाई की वैल्यू जाती है -1, है ना, तो -1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो 1 और 1 कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आई एम इज इक्वल टू आपका जाएगा आई नॉट अपॉन पाई, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा, तो यानी कि 2 अपॉन पाई आई नॉट हो जाएगा। तो एक तो आपका आधे चक्र में मान निकल के आ गया 2 अपॉन पाई आई नॉट। ठीक है, अगर इस वैल्यू को थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे कि जैसे आप पाई की वैल्यू को रख देते हैं 2 अपॉन 3.14 आई नॉट, इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो वैल्यू बन के निकल जाएगी आपकी 0.637 आई नॉट। ठीक है, तो ये है आपकी प्रतिवर्ती धारा का आधे अर्ध चक्र में मान। ठीक है, चूंकि पहले अर्ध चक्र में निकाला इसलिए मान आपका पॉजिटिव आएगा, दूसरे अर्ध चक्र में, ये पहले अर्ध चक्र में है, ठीक है, और दूसरे अर्ध चक्र में ये वैल्यू आपकी माइनस के निकल जाएगा, -0.637 आई नॉट। ठीक है, और इसीलिए जब एक पूर्ण चक्र के लिए बात की जाएगी तो पूर्ण चक्र के लिए वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, 0, चूंकि प्लस माइनस वैल्यू बिल्कुल सेम है, जब एक पूरा चक्र की बात की जाएगी तो वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो वैल्यू निकल के जाएगी आपकी टोटल 0। ठीक है, चलिए अगर यहां तक बात क्लियर हो जाती है बच्चों, तो अब आगे कुछ सवाल देख लेते हैं। इस सवाल को किस तरीके से आपको करना होगा यहाँ पर अगर आपके सामने सवाल इस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में जिस तरीके से आए हुए हैं अगर आ जाते हैं, तो आपको कैसे करना है कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण आपको दे रखा है यहाँ पे, आई बराबर फॉर साइन ओमेगा, मतलब 100 पाई टी माइनस के थीटा दे रखा है आपको, तो इसमें आप पहले इसको लिख लीजिए, समीकरण जो आपको दे रखा है, यानी कि जो आपको दे रखा है पहले उसको नोट कर लीजिए। आई बराबर फॉर साइन 100 पाई टी माइनस के थीटा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब इसकी आपको तुलना करनी है, सेम जैसी इक्वेशन अगर आपको आई में दे रखे तो आप आई की वैल्यू लिखेंगे, आई बराबर यहां लिखना आपको आई नॉट साइन पाई, जैसे दे रखा ना पाई टी दे रखा, तो आप लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के थीटा से तुलना करने पर, तुलना करनी है आपको बच्चों यहाँ पे, तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे आप, तो यहां से देखिए आई नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4। ठीक है, इसने चूंकि आपसे आवर्तकाल पूछा है, तो आवर्तकाल यानी कि टी पूछा है, तो यहां से देखिए टी बराबर यानी कि ओमेगा बराबर कितना आ गया आपका 100 पाई आ गया। ठीक है, और आपसे पूछा है इसने क्या, आवर्तकाल पूछा है,
तो आवर्तकाल के लिए इसने यानी कि टी पूछ लिया आपसे, तो टी बराबर बच्चों क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2 पाई अपॉन में 100 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गए, इससे काट देंगे तो 50 बार कट जाएगा, तो टी बराबर कितना जाएगा बच्चों आपका 1/50 सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आगे देखते हैं बच्चों तो देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आप खुद ब खुद करेंगे, दूसरा मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगर यहां तक बात क्लियर है आपके तो पहला मैं कर देता हूं, दूसरा आप अपना करेंगे। तो यहां पर एक कहता है कि किसी प्रतिवर्ती वोल्टता का समीकरण आपको दे रखा है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसकी आप तुलना करेंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर। तो दो चीजें इसने यहां पर पूछी है, एक तो वोल्टेज का शिखर मान यानी कि इसने क्या पूछ लिया V नॉट। तो जैसे तुलना करेंगे तो V नॉट बराबर कितना निकलेगा 200 पाई √2। तो एक आंसर तो आपका यही निकल कर आ गया बच्चों, क्योंकि ये क्या है आपका शिखर मान। ठीक है, दूसरा जब इसकी तुलना करते हैं तो ओमेगा बराबर कितना जाएगा आपका 100 पाई। लेकिन क्या पूछा उसने आवर्ती पूछ ली, फ्रीक्वेंसी पूछ ली, और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या जाता है आपका ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, उल्टा हो जाता है ना इसका, क्योंकि जैसे आपने यहाँ लगा 2 पाई अपॉन ओमेगा लगाया तो यहाँ पे आपको उल्टा लगाना होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो जैसी वैल्यू रखते हैं तो 100 पाई अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई गया, 2 से इसको काट देंगे तो 50 बार कट जाएगा। तो कितना की फ्रीक्वेंसी आपकी 50 यानी 50 हर्ट्ज निकल के इसकी आवृत्ति आपकी आ जाती है। ठीक है, इसको आप अपना आप करेंगे, इसकी भी यहाँ पे आपको आवृत्ति ज्ञात करनी है, कर पाएंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए ध्यान से आप बच्चों, जैसे अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि 50 फेरों की कुंडली, तो यहां पर ध्यान देंगे 50 फेरे यानी कि आपको n दे दिया 50। ठीक है, कुंडली का क्षेत्रफल आपको a दे दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 50 गुना 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र B दे दिया आपको 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, में 10 पाई रेडियन पर सेकंड ओमेगा दे दिया आपको 10 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से गुणन करिए। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, यानी कि आपको निकालना E नोट निकालना मैक्सिमम भी, और मैक्सिमम के लिए sin 90 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। तो इसलिए ये जो अधिकतम वैल्यू निकल कर आपकी आएगी E बराबर आपका आ जाएगा NAB ओमेगा निकल के आ जाएगा अधिकतम मान के लिए। ठीक है, अधिकतम मान यानी कि E नोट आपसे पूछ लेना, तो अब देखिए वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पे। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50, A का मान 50 गुना 10⁻⁴, B का मान कितना जाएगा 0.6 और ओमेगा की वैल्यू 10 पाई निकल कर जाएगी। ठीक है, अब बच्चों आपको इसकी यहाँ पर गुना कर देनी है। अब जब गुना करेंगे यहाँ पर तो देखिए फिलहाल कितनी पावर यहाँ पर कम हो जाती है। यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे आ जाता है, तो पॉइंट से ये जो 10 कैंसिल हो जाता है आपका यहाँ पे। तो ध्यान देंगे 5 पंजे 25 है ना, तो यहाँ पर आपका 25 गुना 6 आ जाएगा गुना पाई आ जाएगा। ठीक है, 1 पावर 2 पावर प्लस की 2 पावर है, 4 में से 2 चले जाएंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगी। ठीक है, देखिए 25 का कितना हो जाएगा 150, और यहाँ पे पाई की वैल्यू जाएगी 3.14, यहाँ पे आपका जाएगा -2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 15 लिख देता हूँ बच्चों, 15 गुना 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस के फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब 1 आ जाएगा तो 1 को नीचे ले जाता हूँ मैं, तो आपका जाएगा यहाँ पर 15 गुना 0.314। ठीक है, अब इसकी गुना कर देनी है, तो 15 चौका 60, 60 के जाएगी 0, हासिल लगे 6, 15 और 6, 15 और 6 21 हो गए, 21 का जाएगा 1। ठीक है, हासिल कितने लगे 2, 15 या 15 2 47, 3 और 1, 3 अंक बाद लग जाएगा पॉइंट, यानी कि 4 पॉइंट आपका आंसर जाएगा 4.71 वोल्ट। ठीक है, ये इसका बच्चों आंसर हो जाता है। चलिए बच्चों आज के लिए बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में।
इन क्वेश्चंस को बच्चों आपको ध्यान से कर लेना है। अगर आपकी समस्या हो तो हमने यहाँ पर आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, आप अपनी समस्याओं को वहाँ पर बता सकते हैं, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए।